ससुराल वालों के सामने ना समझ बहू के सीक्रेट शातिर राज। शिवांशिका और नव्या अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी हैं और कॉपी में घर के हिसाब किताब को देख रही हैं। सामने उनके माँ बैठी है। माँ, मैंने महीने भर का बजट बनाया है, तो इस बार हमारा गोल्ड में 50% इन्वेस्ट हुआ है और सेविंग्स 40% हुई है और 20% घर में खर्च हुआ है। हाँ माँ, और कुछ परसेंट हमारे एजुकेशन में जा रहा है। इस हिसाब से हमारे घर की सभी फाइनेंशियल चीज सीक्वेंस में चल रही हैं और सारा शेड्यूल अच्छा खासा बना हुआ है। अरे, जब तुम दोनों बहन मिलकर पूरे घर का हिसाब किताब संभाल रही हो तो हर चीज तो सीक्वेंस और शेड्यूल में ही चलेगी ना। और अब तो मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटी बहुत समझदार हैं। हाँ माँ, समय के साथ हमें समझदार बनना पड़ा क्योंकि आपकी उम्र भी बढ़ रही है और फिर घर का बजट किसी को तो संभालना ही था। इस तरह एक दिन रजनीश अपने कमरे में अपने बेटे के साथ बैठकर बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा होता है। पापा, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर जाएगी। बेटा, बिजनेस सोच समझ कर किया जाता है। ऐसे ही कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देने से सिर्फ लॉस का ही सामना करना पड़ता है। तभी वहां पर शिवांशिका और नव्या आती हैं जिनके हाथ में लैपटॉप होता है। अरे तुम दोनों, तुम्हें पता चला कंपनी में कितना बड़ा लॉस हो गया है? हाँ पापा, मैं हर आधे 1 घंटे बाद अपने ऑफिस का पोर्टल लैपटॉप पर खोलती रहती हूँ, जहाँ मुझे पता चला कि हमारा काफी नुकसान हुआ है। हाँ, और ये सब कुछ भैया की वजह से हुआ। भैया, आपको इतनी जल्दी इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, वो भी ऐसी कंपनी में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना है तो आप सबसे पहले छोटी छोटी कंपनियों को पकड़िए, उनसे लिंक बनाइए, और जब आपके पास बल्क में कई कंपनियां जुड़ जाएं, उसके बाद आपको बड़े ऑर्डर अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो तरुण, कितना अच्छा दिमाग लगाया है तुम्हारी दोनों बहनों ने। इस तरीके से हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। शाबाश बेटिया, तुम दोनों बहुत समझदार हो। ठीक है, आज से तुमने जैसा कहा है मैं वैसे ही बिजनेस को हैंडल करूंगा। अब शिवांशिका और नव्या कॉलेज भी कर रही होती हैं और साथ ही साथ अपने पापा की बिजनेस में मदद और घर के बजट को भी संभाल रही होती हैं। तभी एक दिन शिवांशिका और नव्या कॉलेज से घर आते वक्त, अरे नव्या, घर का राशन खत्म है, दाल चावल आटा सब्जी सब कुछ खरीदना है। चलो ना, कॉलेज से तो निकल गए हैं, पास ही मॉल है जहाँ सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अब दोनों ही बहन मॉल में जाकर घर का सारा राशन खरीदकर ट्रॉली में रखती हैं और फिर वो दोनों ट्रॉली लेकर बिलिंग करवाने आती हैं, जहां वो लड़का उनके बिलिंग में कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसे देखकर नव्या आवाज उठाते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं? आपने तो इसमें वो सामान भी ऐड कर दिया है जो हमने लिया ही नहीं। आपको क्या लगता है हम बुद्धू हैं, हमें कुछ नहीं पता चलेगा? नहीं, शायद इन्हें लगता है कि हम लड़कियां हैं और हमारी मैथमेटिक्स कमजोर होगी, राइट? पर ऐसा कुछ नहीं है डियर। चलो फटाफट रियल बिल निकाल कर दो, वरना हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। दूसरी तरफ मॉल में आई मोहल्ले की कुछ औरतें, देख रही हो यशोदा कात्यायनी की दोनों बेटी शिवांशिका और नव्या कितनी समझदार हैं। ये पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं और अपने बाप का बिजनेस में भी हेल्प करती हैं। सच में एक हमारी लड़कियां हैं जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी 100-200 रुपए का हिसाब भी सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। अब सब्जी लेकर शिवांशिका नव्या घर आती हैं, फिर रात का डिनर एक साथ मिलकर बनाती हैं और फिर पूरे परिवार को खिलाती हैं। भगवान, कभी कभी तो अपनी बेटियों को देखकर लगता है कि कितनी समझदार कैसे हो गई मेरी बेटियां। सब कुछ अकेले ही संभाल लेती हैं। हाँ सही कहा, लेकिन अब कुछ समय बाद इनकी परीक्षा भी आ जाएंगी। ऐसे में ये घर संभालेंगी या पढ़ाई करेंगी? अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, जब हमसे नहीं हो पाएगा हम आपको बता देंगे। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और शिवांशिका और नव्या का एग्जाम नजदीक आ जाता है और अब वो दोनों घर और स्टडी एक साथ मैनेज नहीं कर पाती। एक रोज कॉलेज में, नव्या, शिवांशिका, तुम्हें क्या हो गया है? जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं मैं देख रही हूँ कि ना तो तुम्हारे असाइनमेंट बन रहे हैं और ना ही तुम क्लास में अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही हो। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। अब दोनों बहन घर आती हैं और अपनी फैमिली से कहती हैं, माँ, आप कह रही थी ना कि हम दोनों बहन घर और पढ़ाई एक साथ नहीं संभाल पाएंगी। आप ठीक कह रही थी। अब हम आपको कहते हैं कि आप हमारे भाई तरुण की शादी करवा दीजिए। नव्या ठीक कह रही है, अब हमें भाभी की जरूरत है, वो भी समझदार भाभी की। ठीक है, फिर मैं कल ही पंडित को बुलाता हूँ। अब अगले दिन कात्यायनी अपने घर में पंडित को बुलाती है। सारे सदस्य एक साथ सोफे पर बैठे हुए होते हैं। कात्यायनी जी, ये देखिए, आपके बेटे तरुण के लिए ये लड़की बहुत भाग्यशाली साबित होगी। ये लड़की बहुत समझदार और संस्कारी है।
लड़की तो अच्छी लग रही है देखने में, और हमें समझदार बहू ही चाहिए थी। अच्छा सुनिए ना रजनीश जी, वैसे एक दिक्कत है, ये लड़की समझदार तो बहुत है पर इसके माँ बाप नहीं है। अगर आप इस लड़की को पसंद करके अपने बेटे की शादी मंदिर में करवा लें तो इस लड़की के लिए बहुत उचित हो जाता। पापा, हमें इस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। माँ, आप इससे ही भैया की शादी करवा लीजिए। अब कात्यायनी कुछ ही हफ्तों में अपने बेटे तरुण की शादी पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में त्रिशा नाम की लड़की से करवा देती है। त्रिशा शादी करके अपने ससुराल आती है और कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। भाभी चलिए, अब आप जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। अब त्रिशा अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है, जहां उसका कमरा काफी लग्जरी होता है। अरे लगता है बहुत पैसा है इनके पास। खैर छोड़ो, अब तो मैं इस घर की इकलौती बहू बन चुकी हूँ। क्या हुआ त्रिशा, कोई दिक्कत है क्या? कहाँ खो गई? कुछ नहीं जी, चलिए आराम कर लीजिए। अब अगले दिन त्रिशा नहा धोकर रसोई में जाती है और कुछ सब्जियों को जैसे तैसे शेप में काटकर कढ़ाई में तेल गरम करके सब्जी चढ़ा देती है। दूसरी तरफ माइक्रोवेव में त्रिशा पैन में कुछ अंडों को फोड़कर उसके अंदर प्याज, नमक, मिर्ची डालकर ऑमलेट बनने के लिए माइक्रोवेव में रख देती है। अब त्रिशा ये सब करके आराम से फोन चलाने लगती है। तभी वहां पर शिवांशिका और नव्या आती हैं और वो देखती हैं कि गैस पर चढ़ा खाना जल रहा है और माइक्रोवेव से धुआं निकल रहा है। दूसरी तरफ फ्रिज खुला पड़ा है। भाभी, आपका दिमाग खराब है। माइक्रोवेव से धुआं निकल रहा है और आप बगल में खड़ी होकर भी उसे देख नहीं रही हैं। अरे वो छोड़ो, ये देखो चूल्हे पर रखा खाना भी पूरी तरीके से जल चुका है। और ये फ्रिज क्यों खोल रखा है भाभी आपने? ऐसे तो फ्रिज की सारी गैस निकल जाएगी। जी मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा कि ये ऑटोमेटिक चूल्हा है जो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और ये माइक्रोवेव कैसे जला? और ये फ्रिज क्यों खुला है? वो मैंने माइक्रोवेव तो पहली बार ही इस्तेमाल किया है और फ्रिज से सब्जी निकालकर मैं फोन चलाने लगी थी, जिससे मैं फ्रिज बंद करना भूल गई। भाभी ये सब गलत है। आपको पता है एक अच्छी गृहिणी कभी अपनी रसोई में ना तो इतनी लापरवाही करती है, ना ही वो इतनी नासमझ होती है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब शिवांशिका नव्या त्रिशा को रसोई से बाहर भेज देती हैं और दोनों मिलकर खुद घर वालों के लिए खाना बनाने लगती हैं और फिर पूरे घर का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं। तभी नव्या सुबह की दास्तान घर वालों से कहती है। अरे बहू, तुम तो बहुत ना समझो। अगर सही वक्त पर शिवांशिका नव्या वहाँ नहीं आती तब तो चूल्हे में भी आग लग जाती। खैर चलो कोई बात नहीं, अभी तुम नई हो, अभी तुम्हें रसोई, घर, परिवार संभालना मुश्किल लग रहा होगा। हाँ, थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना बहू। अच्छा सुनिए, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बुआ और मासी का फोन आया था। कह रही थी कि वो त्रिशा से मिलने आएंगी क्योंकि शादी मंदिर में होने की वजह से कोई आ नहीं पाया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो सबको। बहू जाओ, तुम रेडी वगैरह हो जाओ। अब त्रिशा अपने कमरे में जाती है और सुंदर सी साड़ी, बालों में गजरा, हल्की लिपस्टिक, बिंदी लगाकर तैयार होती है और इतने में मेहमान भी आकर हॉल में बैठ जाते हैं। अब त्रिशा सबके सामने आती है। कात्यायनी बहू तो बहुत खूबसूरत और काफी शांत स्वभाव की लगती है। हाँ सच में, बहू तो बहुत प्यारी और खूबसूरत है। वैसे बहू, हम तुमसे पहली बार मिलने आए, हमें कुछ दोगी नहीं? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब त्रिशा अपनी अलमारी से महंगी महंगी साड़ी निकालकर बाहर लेकर आती है और शकुंतला वंदना के हाथ में थमा देती है। अरे बाप रे बहू, साड़ी तो तुमने बहुत अच्छी दी है, देखो कितनी चमचमा रही है ये। हाँ बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी, चलो अब हम भी चलते हैं। अब मेहमान त्रिशा को 100 रुपए का लिफाफा पकड़ा के चले जाते हैं। अब मेहमान के जाती कात्यायनी, शिवांशिका, नव्या त्रिशा को फटकार लगाने लगती है। बहू तुम पागल हो क्या? इतनी नासमझी तुम कैसे कर सकती हो? जब मेहमानों ने तुमसे कुछ मांगा ही तो तुम कोई भी छोटी मोटी चीज उठाकर दे देती, या कोई सिंपल साड़ी ही दे देती। वही तो माँ, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई जब भाभी ने उन दोनों के हाथ में इतनी महंगी महंगी साड़ी थमा दी। अरे आपको पता भी है उस साड़ी में सोने की कारीगरी हो रखी थी। सच में इतना ना समझ कोई कैसे हो सकता है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था और मुझे जो ठीक लगा मैंने बस उठाकर दे दिया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बिना माता पिता के पली बड़ी हो तो तुम्हें ये सब नहीं पता होगा और तुम ना समझो, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब अगले दिन सुबह घर में दूध वाला आता है और दरवाजा पीटने लगता है। अरे सब कहाँ हैं? घर के सारे सदस्य अभी तक सो रहे हैं क्या? अरे दूध लेते हो, उसका हिसाब तो कर दो। ये सुनकर त्रिशा फौरन वहां आती है। जी कितने पैसे हुए आपके, मुझे बता दीजिए, मैं दे देती हूँ। अरे ये मैडम तो नहीं लगती हैं, इनसे पैसे ऐंठ लेता हूँ। अरे जिस परिवार ने तो 5-6 महीने से पैसा दिया ही नहीं है,
पूरे 10 से 20 हजार हो गए हैं। आप एक काम कीजिए, आज मुझे पूरे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे गांव जाना है, मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। अब त्रिशा आओ न ताओ देखती है और घर के लॉकर से पैसे निकालकर दूध वाले को दे देती है। कुछ देर बाद जब नव्या, कात्यायनी, शिवांशिका देखती हैं कि लॉकर में पैसे कम हैं तो अरे कल तो मैंने इतने सारे नोटों की गड्डी रखी थी, लेकिन इसमें अचानक 10,000 से 20,000 की कमी कैसे आ गई? तभी त्रिशा, वो माँ जी दूध वाला आया था, कह रहा था कि कई महीनों से आप लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए, तो मैंने ही उसे 10 से 20,000 रुपए दे दिए। हे भगवान, भाभी आपको किसने कहा कि हमने उसे इतने महीने से पैसे नहीं दिए? अरे वो हर महीने पूरी पेमेंट लेकर जाता है। एक और चूना लगा दिया भाभी आपने। और हाँ, अगर आप भारी पेमेंट कर ही रही थी तो आप एक बार हमसे पूछ तो लेती। सच में बहू, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। आने दो उसे, मैं बताती हूँ। माँ जी, वो अब नहीं आएगा। उसने कहा कि वो गांव जा रहा है और कल से नहीं आएगा। भाभी भाभी भाभी, अब इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आज से आप इस घर का कुछ नहीं करेंगी। सब कुछ मैं और नव्या खुद देख लेंगे, जैसे पहले देखते थे। अब ये सुनकर त्रिशा अपने कमरे में आती है और कमरा बंद करके तेज तेज हंसने लगती है। अरे भाई, पगली बनकर इस ससुराल में रहने में कितना मजा आ रहा है। अब तो कोई मुझसे कुछ करवाएगा ही नहीं। ये सही है, बन के रहो पगला, काम करेगा अगला। वो अपनी भाभी को इतनी नासमझी देखने के बाद नव्या और शिवांशिका बस उससे छोटे मोटे काम करवाती हैं, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धुलवाना, छत से कपड़े लाना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन त्रिशा अपनी सास के पास आती है। सास के हाथ में गहनों का संदूक होता है। माँ जी, मैं समझ गई कि मैं ना समझूं, मैं चीज खराब कर देती हूँ, पर आप तो जानती है ना कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और मुझे किसी ने कुछ समझाया नहीं। पर अगर आप लोग भी मुझे कुछ समझाएंगे नहीं तो मैं ना समझ से समझदार कैसे बनूंगी? ठीक है बहू, मैं तुझे समझा दूंगी सब कुछ, पर अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। अभी मैं अपने सोने के गहने को रिन्यू करवाने जा रही हूँ। अरे लाइए माँ जी, मैं आज से ही कुछ कुछ करना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी आप ओल्ड हो गई हैं, दुकानदार आपको चाह कर भी नए फैशन का कुछ नहीं दिखाएगा, और मैं जेंजी हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा ही पसंद करूंगी, कुछ यूनिक। तभी पीछे से शिवांशिका और नव्या कहती हैं, नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, आप ना समझे, दुकानदार आपको पागल बना देगा। हाँ, और गहनों के मामले में तो हमको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं ही जाऊंगी, मैं कर लूंगी, एक बार विश्वास तो कीजिए। अब जिद करते हुए त्रिशा गहने लेकर वहां से चली जाती है और फिर 5 से 6 घंटे बाद त्रिशा गहने को लेकर वापस आती है। माँ जी, आपके ये सोने के गहने रिन्यू नहीं हो पाए। दुकानदार कह रहे हैं कि अभी उनके पास कोई नया कलेक्शन नहीं है। अब कात्यायनी अपनी बहू की बात मानकर उस गहने को दोबारा अपने कमरे की अलमारी में रख देती है। लेकिन फिर 2 से 3 दिन बाद कात्यायनी के बेटा तरुण, माँ, हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत है। हमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी हैं। अगर आपके पास कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है तो दे दीजिए, हम उस पर पैसे उठाना चाहते हैं। हाँ कात्यायनी, ये ठीक कह रहा है। हाँ, मैं दे देती हूँ। पहले तो सोचा था कि गहनों को रिन्यू करूंगी, लेकिन अभी कोई कलेक्शन आया ही नहीं है। अब कात्यायनी अपने सारे गहने अपने बेटे के हाथ में देती है, जिसके बाद तरुण उन गहनों से गोल्ड लोन लेने जाता है। अब बैंक डिपार्टमेंट वाले तरुण के सभी गहनों को अच्छे से देखने लगते हैं। अरे भैया, आप हमें क्या पागल समझते हो? हाँ, हमारे दिमाग पर क्या बुद्धू लिखा है? अरे ले जाओ अपने इन गहनों को, ये गहने नकली हैं, नकली। इसमें तो तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिले। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अजी, यही सही है। अब जाइए यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। अब तरुण गहनों को लेकर घर आता है। माँ, ये सब क्या है? जब आपके ये गहने असली ही नहीं थे तो आपने मुझे इसे लेकर बैंक क्यों भेजा? तेरा दिमाग खराब है। ये गहने मेरे पूर्वजों ने मुझे दिए थे, और पुराने जमाने के गहने सच्चे सोने से बने हुए होते थे। मिलावट तो अब होता है गहनों में। रुको, मेरे पास एक लिक्विड है जिसे पता चल जाता है कि सोना असली है या नकली। अब रजनीश एक कांच की शीशी में एसिड समान कोई लिक्विड लेकर आता है और गहनों पर डालता है, जिससे गहनों का गोल्डन प्रिंट उखड़ने लगता है। बाप रे, ये कैसे हो सकता है? गहने तो असली थे। बहू, तुम ही गई थी ना गहनों को लेकर? अरे तुमने ध्यान दिया था ना अच्छे से? कहीं दुकानदारों ने गहनों के साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं किया? हाँ भाभी, आपने कुछ तो नोटिस किया होगा। जी नहीं, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। मैंने तो उन्हें गहने दिए और उन्होंने वापस उन गहनों को मेरे संदूक में डालकर मुझे लौटा दिया। वैसे मैं फोन भी चला रही थी, मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था उन पर।
हे भगवान, भाभी आप इतनी ना समझ कैसे हो सकती हो? अरे लाखों का गहना आप दुकान पर लेकर गई हो, कम से कम थोड़ी तो अवेयरनेस दिखाती। मुझसे गलती हो गई। वैसे तो वो दुकान वाला भी अब अपनी दुकान ओपन नहीं करता, शायद उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। हे भगवान, तुम्हारे जैसी नासमझ बहू मेरी ही किस्मत में लिखी थी क्या? अरे तुम अनपढ़ गंवार जाहिल हो क्या? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हें इस घर में लाकर। चली जाओ मेरी नजरों से दूर। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन इसी तरह त्रिशा अपनी सास के साथ मंदिर में पूजा कर रही होती है। माँ जी, ये माता रानी की मूर्ति इतनी ज्यादा क्यों चमचमा रही है? बहू, इस माता रानी के बदन पर जितने भी गहने हैं वो डायमंड और 24 कैरेट गोल्ड की कलेक्शन से बने हैं, इसीलिए ये माता रानी इतनी ज्यादा आकर्षित और चमचमाती हुई दिख रही हैं। यह सुनकर त्रिशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब दोपहर के 3 बजे अचानक शिवांशिका और नव्या को अपने कमरे में मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये मंदिर की घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ तो सुबह ही पूजा कर लेती है। अरे पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्जाम है हमारे, और हो सकता है पास के मंदिर में कोई पंडित पूजा पाठ कर रहा हो। अब शाम को 6 बजे कात्यायनी संध्या काल की पूजा करने आती है और देखती है कि माता रानी के सारे गहने गायब है। ये देखकर कात्यायनी हाय तौबा मचाते हुए घर वालों को इकट्ठा कर लेती है। हाय राम, सच सच बताओ, इस घर में आज कोई आया था क्या? अरे आज से पहले तो कभी माता रानी के गहने चोरी नहीं हुए, फिर ये गहने अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं हमारे घर में ये सब क्या ही हो रहा है। भाभी आप बताइए, कहीं आपने कोई बेवकूफी या कोई नासमझी तो नहीं की ना इस बार? तभी त्रिशा हकलाते हुए कहती है, जी वो मैं क्या कह रही थी, आज ना दिन में एक भिखारी आया था जो बहुत परेशान था, उसे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने माता रानी के सारे डायमंड और सोने के गहने उतारकर उसके हाथ में थमा दिए। अब त्रिशा के मुंह से ये सब सुनकर घर के सभी सदस्य अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। बहू, तुम इतनी बड़ी नासमझ कैसे हो सकती हो? अरे इसे नासमझी नहीं, बेवकूफी कहते हैं। बहू, ये क्या किया तुमने? हमारी कुल देवी के गहने तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस भिखारी को दे दिया। मेरी तो किस्मत फूट गई तुम जैसी गंवार नालायक बहू को इस घर में लाकर। सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि त्रिशा इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती है। आज तो इन्होंने नासमझी की हद ही पार कर दी है। खैर अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा वो लाचार है। अरे भाभी, किसी की लाचारी देखकर कोई इंसान अपने घर की तिजोरी खाली नहीं कर देता। चली जाइए यहाँ से। अब कुछ दिन बाद त्रिशा अपनी सास के पास आकर, माँ जी मुझे पार्टी में जाना है, आप मुझे 10 से 15 लाख रुपए दे दीजिए ना। तेरा दिमाग खराब है, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? वैसे भी जब से तू इस घर में आई है तब से सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। अरे किस मुंह से मांग रही तू इतने पैसे? माँ जी हो गई ना समझी, मैंने इतनी गलतियां की, पर अब पार्टी के लिए तो पैसे दे दीजिए ना। मुझे डिजाइनर ड्रेस लेनी है जो कि 50-60 हजार रुपए की आएगी, फिर उसकी मैचिंग का डायमंड ज्वेलरी भी चाहिए जो कि 4-5 लाख रुपए का आएगा, तो आएगा ही। और फिर कुछ फुटवेयर्स भी लेने, दे दीजिए ना पैसे माँ जी। तभी वहां पर रजनीश आता है। छोड़ो कात्यायनी, बहू से हो गई गलती, कोई बात नहीं। अब वो जिद कर रही है तो मैं दे देता हूँ पैसे। अब रजनीश लॉकर से 10 से 20 लाख रुपए निकालकर त्रिशा के हाथ में देता है और त्रिशा पैसे लेकर वहां से चली जाती है। अब हमेशा की तरह त्रिशा घर से तो पैसे लेकर निकलती है, लेकिन कुछ घंटों बाद खाली हाथ ही घर आती है। अरे भाभी, आप तो शॉपिंग करने गई थी ना, माँ ने बताया, पर सामान कहाँ है आपका? हाँ बहू, कुछ लाई नहीं तुम? वो माँ जी मैं जो घर से 7-8 लाख रुपए लेकर गई थी वो पैसे चोरी हो गए। क्या चोरी हो गए? पर कैसे? तरुण, मैं घर से निकली ही थी कि तभी कुछ ही दूरी पर कुछ चोर आकर मेरा पर्स छीन कर चले गए। अरे भाभी, तो आपने कुछ किया नहीं? वो आराम से आपका पर्स लेकर भाग गए? नहीं, मैंने कोशिश किया था, मैं उनके पीछे काफी दूर तक भागी, लेकिन मैं उन्हें नहीं पकड़ पाई। अरे ना समझ, तुम्हें भागना नहीं था बल्कि तुम्हें उस लोकेशन के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करनी थी। पर मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। हाँ, तेरी अकल तो हमेशा घास चरने जाती है ना, इसीलिए सारी नासमझी तेरे ही हाथों होती है। अब दिन पर दिन घर वाले त्रिशा को ये नासमझ जैसा दिमाग देखकर परेशान होने लगे थे। तभी एक रात घर के टेरेस पर शिवांशिका और नव्या कॉफी पीती हुई। नव्या, मुझे नहीं लगता कि हमारी भाभी इतनी नासमझ है। अरे वो कॉलेज नहीं गई लेकिन टीवी तो देखती है, मोबाइल भी चलाती है, और आज के दौर में इन्हीं सब चीजों से लोगों को 90% अवेयरनेस हर चीज को लेकर हो जाती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाथ से पैसा चोरी हो गया, ये कुछ नहीं कर पाई, सामने से गोल्ड की ज्वेलरी बदल गई, इन्हें पता नहीं चला, फिर एक भिखारी को इन्होंने बिना कुछ सोचे सारे गहने उठाकर दे दिए।
इसीलिए अब मुझे ये ना समझी नहीं बल्कि कुछ सोची समझी सीक्रेट शातिर राज लग रहा है जिसका पता लगाना होगा। अब 2 दिन बाद नव्या शिवांशिका कॉलेज से आ रही थी, तभी सड़क पर वो देखती है कि उनकी भाभी एक पंडित से हा हा ही कर रही है। अब ये पंडित कौन है शिवांशिका, जिससे भाभी हंस हंस कर बात कर रही है? ये तो इन्हें पापा कहकर बुला रही है, अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। अब शिवांशिका और नव्या त्रिशा पर नजर रखने लगती हैं। तभी एक रात त्रिशा बालकनी में फोन पर बात कर रही होती है। पापा, अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस घर से बाहर कब निकलना है, क्योंकि इस घर से मैंने आपको करोड़ों के गहने और लाखों रुपए उठाकर दे दिए। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, और जो कुछ बचा भी है मैं सोच रही हूँ उनको भी लेकर अब मैं इस घर से गायब हो जाऊं। अब दूर खड़ी शिवांशिका और नव्या ये सारी बातें सुन लेती हैं। ओ माय गॉड, हम जिस भाभी को अब तक ना समझ रहे थे वो तो एक नंबर की शातिर है, और इन्होंने ये सीक्रेट राज हम लोगों से छुपा कर रखा है। अरे चलो फटाफट घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। नहीं, इसे तो अब हम पुलिस के हवाले करेंगे, इसके लिए प्रॉपर जाल बिछाऊंगी मैं। अब एक रोज शिवांशिका और नव्या कॉलेज से घर आती हैं और बैग से लाखों रुपए और कुछ गहने निकालती हैं। माँ, पापा, भैया, भाभी, हाँ आप सब बहुत परेशान हो गए थे ना कि घर में इतना नुकसान हो गया था भाभी की वजह से। हाँ, पर अब आप लोग परेशान मत होइएगा। देखिए, हम अपनी हर साल की स्कॉलरशिप और सेविंग से माँ के लिए दोबारा गहने बनवा कर लाए हैं, और ये कुछ कैश है। हमने कॉलेज में नाटक में पार्टिसिपेट किया था जिसके पैसे हमें मिले हैं। भाभी जाइए, आप इसे तिजोरी में रख दीजिए। अब त्रिशा सभी गहनों और पैसों को तिजोरी में रखने आती है। बाप रे, मैं अपने अमीर ससुराल वालों को लूटती जा रही हूँ और ये लोग और अमीर होते जा रहे हैं। अच्छा है, अब 2 दिन और रुक जाती हूँ। अब आधी रात को शिवांशिका और नव्या तिजोरी में कैमरा लगाती हैं। अब देखना, अपने चारे को खाने के लिए वो शातिर चोर यहाँ जरूर आएगी। अब अगले दिन शिवांशिका नव्या अपने पूरे परिवार वालों के साथ तैयार होकर अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं और आप घर पर रहिए। आप वैसे भी ना समझे, पार्टी में गई तो किसी ना किसी वजह से आपकी बेइज्जती होगी। ठीक है, हम रह लेंगे घर में, आप लोग जाइए। अब घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। वहीं त्रिशा खुश होकर, बाप रे, आंखों के सामने इतना सारा सोना पड़ा है और किसी की निगरानी भी नहीं है। अब तो मैं यहाँ से सब कुछ बटोर कर रफू चक्कर हो जाऊंगी। अब त्रिशा एक बैग में तिजोरी के सारे गहने और पैसे भर लेती है और फोन करके अपने बाप को बुला लेती है। उसका पंडित पिता जैसे ही घर में घुसता है वैसे ही घर के सारे सदस्य भी पीछे से घर के अंदर घुसते हैं। और भाभी कर ली सारी पैकिंग? देख लो कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अरे आप लोग यहाँ? हाँ, हम यहाँ। 1 मिनट माँ, हम कैमरा फिट करके गए थे। इनका सारा काला चिट्ठा तो अब खुलेगा। आज सबको पता चलेगा इनका सीक्रेट शातिर राज। अब नव्या कैमरे में सबको त्रिशा की चोरी करने की वीडियो दिखाती है। हे भगवान, ये कैसे चोरी कर रही है हमारी तिजोरी से? इसका मतलब ये पहले हमारे सामने जानबूझकर नासमझ बनी फिर रही थी ताकि हम इसके चेहरे को कभी पहचान ही ना पाए। क्यों किया त्रिशा तुमने ये सब? मेरे घर वाले तुमसे इतना प्यार करते थे कि तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर रहे थे, लेकिन तुम उन सभी गलतियों को जानबूझकर कर रही थी। वो सारे पैसे, वो गहने, वो सब कुछ तुमने जानकर चुराया। रुको, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। अब फौरन पुलिस वहाँ आती है। अरे चलो चलो थाने चलो, तुम्हारी कंप्लेन की है इन लोगों ने। तुम इस घर में पैसे गहने चुरा कर भाग रही थी। अरे जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे थे। रुको तुम दोनों बाप बेटी, रुको, तुम दोनों बाप बेटी पर मैं इतने जुर्माने ठोकूंगा कि जिंदगी भर के लिए ये काम करना छोड़ दोगे। अब ये सुनकर दोनों ही बाप बेटी हाथ जोड़कर रोते हुए, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब मैं उससे करवा रहा था और इसके पीछे की वजह यह है कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरी पत्नी के दिल में छेद है। मुझे मेरी पत्नी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है जिसके लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। हाँ, मेरे पापा ठीक कह रहे हैं। अब रजनीश पुलिस को वहां से भेज देता है। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, चलो मैं भी देखूं कौन है तुम्हारी पत्नी और कितनी बीमार है। अब रजनीश हॉस्पिटल में आता है तो सच में त्रिशा की मां बीमार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है, जिसके बाद रजनीश का पूरा परिवार उसकी पत्नी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ये देखकर त्रिशा के पिता हाथ जोड़कर, रजनीश जी, आप लोगों का परिवार बहुत अच्छा है। मेरे बेटी ने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी आपने मेरी बीमार पत्नी की मदद की, इसका इलाज करवाया। भगवान के लिए मेरी बेटी की सभी गलतियों को माफ करके उसे अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छे परिवार मेरी बेटी को और कहीं नहीं मिलेगा।
वहीं त्रिशा भी हाथ जोड़कर। हाँ माँ जी, मैं ये सब अपनी माँ के लिए कर रही थी और अब मेरी माँ ठीक हो गई है। आज से मैं सभी बुरे काम को छोड़ दूंगी। भगवान के लिए मुझे अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। अब रजनीश का पूरा परिवार त्रिशा को माफ कर देता है और खुशी खुशी अपनी बहू को अस्पताल से घर ले जाते हैं।